हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 2 भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, हस्तकला और ललित कलाएं, उसके बारे में आगे पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं नृत्य कला के बारे में। नृत्य शब्द की व्युत्पत्ति अर्थात उत्पत्ति, जन्म, मूल संस्कृत धातु नत, जिसे नृत्य करना कहते हैं, उस पर से हुई है। नृत्य ताल और लय के साथ सौंदर्य की अर्थात सुंदरता की अनुभूति अर्थात अनुभव कराने का साधन है, जरिया है। नृत्य कला के आदि देव भगवान शिव नटराज माने जाते हैं। लोगों को नृत्य सिखाने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर इस कला को सर्वप्रथम नटराज शिव लाए थे, ऐसी मान्यता है। भारत के शास्त्रीय नृत्य के प्रकारों में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी और मणिपुरी मुख्य है। नृत्य कला के बारे में यहाँ बताया गया है कि नृत्य कला की उत्पत्ति जो हुई थी नृत्य शब्द की, वो संस्कृत के मूल धातु से हुई थी। नृत्य ताल और लय के साथ सुंदरता का एहसास कराता है, अनुभव कराता है, उसका वह साधन है, जरिया है। नृत्य कला के आदि देव भगवान शिव माने जाते हैं। लोगों को नृत्य सिखाने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर इस कला को सबसे पहले नटराज शिव लाए थे, ऐसा लोगों का मानना है, कहना है। भारत के शास्त्रीय नृत्य के प्रकारों में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, ओडिसी और मणिपुरी खास है, प्रमुख है। आगे पढ़ेंगे भरतनाट्यम, इसके बारे में पढ़ते हैं। भरतनाट्यम का उद्भव अर्थात उत्पत्ति स्थान तमिलनाडु राज्य का तंजावुर जिला माना जाता है। भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र और नंदिकेश्वर रचित अभिनव दर्पण, ये दोनों ग्रंथ भारतनाट्यम के आधार स्रोत हैं, जरिया हैं। मृणालिनी, साराभाई, गोपी कृष्ण के उपरांत फिल्म क्षेत्र की मशहूर अभिनेत्री बैजंती माला और हेमा मालिनी ने भी प्राचीन भारत की इस विरासत को जीवंत अर्थात जीवित रखा है, बनाए रखा है। भरतनाट्यम के बारे में यहाँ बताया गया कि भरतनाट्यम का जो उत्पत्ति हुआ था वह स्थान तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिला का माना जाता है। भरत मुनि के द्वारा रचा गया नाट्य शास्त्र और नंदिकेश्वर के द्वारा रचा गया अभिनव दर्पण, ये दोनों ग्रंथ भरतनाट्यम के आधार अर्थात स्रोत हैं, माध्यम हैं। मृणालिनी, साराभाई, गोपी कृष्ण के अलावा फिल्म के क्षेत्र की मशहूर यानी प्रसिद्ध अभिनेत्री बैजंती माला और हेमा मालिनी ने भी इस पुराने भारत की विरासत को, धरोहर को बनाए रखा है, यानी जीवंत रखा है। आगे पढ़ूंगी। आगे है कुचिपुड़ी नृत्य शैली। कुचिपुड़ी की नृत्य करने का जो ढंग है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इस नृत्य की रचना 15वीं सदी के दौरान हुई है। मुख्य रूप से स्त्री सौंदर्य के वर्णन पर यानी स्त्री की सुंदरता के उल्लेख पर, वर्णन पर आधारित और स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों द्वारा किए जाने वाले कुचिपुड़ी नृत्य में भारतीय नृत्य की बुनियादी मुद्राओं को शामिल कर लिया गया है। यह आंध्र में विशेष रूप से प्रचलित है, फैला हुआ है। गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, शोभा नायडू आदि प्रख्यात अर्थात प्रसिद्ध नर्तकों ने भी इस शैली को, इस ढंग की प्राचीन विरासत को जीवित रखा अर्थात अभी तक बनाए रखा है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के बारे में यहाँ बताया गया है कि इस नृत्य की रचना 15वीं शताब्दी में हुई थी, खास रूप से स्त्री की सुंदरता के ऊपर आधारित और स्त्री तथा पुरुष दोनों द्वारा किए जाने वाले कुचिपुड़ी नृत्य में भारतीय नृत्य की बुनियादी अर्थात आधार स्वरूप मुद्राओं अर्थात विशिष्ट शारीरिक स्थिति एवं भाव भंगिम को शामिल किया गया है। यह आंध्र प्रदेश में खास करके प्रचलित है, प्रख्यात है। गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, शोभा नायडू अनेक प्रसिद्ध नर्तकों ने इस शैली की पुरानी विरासत को, धरोहर को बनाए रखा है। आगे पढ़ेंगे कथकली, इसके बारे में पढ़ते हैं। कथकली केरल राज्य का प्रचलित नृत्य है। पौराणिक महाकाव्य महाभारत के प्रसंग और संस्कृत मलयालम मिश्रित नाटक बाद में कथकली कहे गए।
कथकली की वेशभूषा घेरदार सुंदर कपड़ा वाली होती है। उनके पात्रों को पहचानने के लिए उनके चेहरे पर की विशिष्ट मुखाकृति यानी मुख के हाव भाव को समझना पड़ता है। इस नृत्य में नट कलात्मक मुकुट धारण करता है। नृत्य प्रस्तुति के समय एक ही तेल के दिए से रंगमंच प्रकाशित रहता है। नट पर्दे के पीछे आकर अपना संगीतमय यानी संगीत से लीन परिचय देता है तथा तीनों लोक के पात्रों को चेहरे के हाव भाव एवं हस्त मुद्रा यानी हाथों के द्वारा उसको सजीव करता है। केरल के कवि श्री वल्लथोल उनके द्वारा स्थापित कला मंडल में कथकली, कला मंडलम, कृष्ण प्रसाद, शिवारमन वगैरह ने इस शैली को देश विदेश में प्रसिद्धि अर्थात उपलब्धि दिलाई। कथकली के बारे में यहाँ बताया गया है कि कथकली केरल राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। पौराणिक महाकाव्य महाभारत के प्रसंग और संस्कृत मलयालम के मेल के नाटक के बाद कथकली कहलाया। कथकली का जो पहनावा होता है वो घेरदार सुंदर कपड़ा वाली होती है। उनके पात्र यानी किसी की भूमिका निभाने वाले को पहचानने के लिए उनके चेहरे पर की विशिष्ट यानी खास उनके चेहरे की हाव भाव को समझना पड़ता है। इस नृत्य में नट कलात्मक मुकुट धारण करता है यानी पहनता है। नृत्य प्रस्तुति के समय एक ही तेल के दिए से रंगमंच पूरा प्रकाशित रहता है, चारों तरफ प्रकाश फैला रहता है। नट पर्दे के पीछे आकर अपना संगीत में पहचान देता है, संगीत से भरा तथा तीनों लोक के पात्रों को चेहरे के हाव भाव एवं हस्त मुद्रा यानी हाथों की स्थिति से उसको सजीव करता है, बनाए रखता है। केरल के जो कवि थे श्री वल्लथोल उनके द्वारा स्थापित कला मंडल में कथकली, कला मंडलम, कृष्ण प्रसाद, शिवारमन वगैरह यानी आदि ने इस शैली को कथकली को देश विदेश में प्रसिद्धि अर्थात उपलब्धि दिलाई। आगे पढ़ते हैं कथक नृत्य। कथक नृत्य के बारे में हम पढ़ते हैं। कथन करे सो कथक कहावे, उक्ति अर्थात कथन पर से कथक आया है। महाभारत में श्री कृष्ण और गोपियों के साथ के नृत्य की कथाओं पर कथक नृत्य आधारित है, उसी पर इसको बनाया गया है। उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय की श्रृंगार भक्ति के साथ कथक नृत्य का विकास हुआ, प्रगति हुई। उसमें एक पैर पर गोल गोल घूमना और नृत्य के प्रसंग अर्थात कहानी प्रदर्शित किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। इस नृत्य में स्त्रियां चूड़ीदार पायजामा और ऊपर घेर वाला वस्त्र अर्थात कपड़ा पहनती हैं। पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी और कुमुदिनी लाखिया आदि ने इस कला को जीवंत रखा अर्थात बनाए रखा है। कथक नृत्य के बारे में यहाँ बताया गया है कि कथन करे सो कथक कहावे। इस कथन पर से कथक आया है। भारत में श्री कृष्ण और गोपियों के साथ नृत्य की कथाओं पर कथक नृत्य आधारित है, इस पर यह नृत्य दिखाया जाता है। उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय की श्रृंगार भक्ति के साथ कथक नृत्य का भी वृद्धि हुआ था, विकास हुआ था। इसमें एक पैर पर गोल गोल घूमना और नृत्य के प्रसंग अर्थात कहानी दिखाए जाते हैं। इस नृत्य में स्त्रियां चूड़ीदार पैजामा और ऊपर घेर वाला कपड़ा पहनती हैं। पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी और कुमुदिनी लाखिया और दूसरे कई लोगों ने इस कला को जीवंत रखा, आज तक सुरक्षित बनाए रखा है। आगे पढ़ेंगे मणिपुर नृत्य। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मणिपुर की प्रजा हर उत्सव के प्रसंग पर नृत्य करती है। मणिपुरी नृत्य शैली मुख्य रूप से श्री कृष्ण की बाल लीला और रास लीला पर आधारित है। मणिपुरी नृत्य शैली के लास्य और तांडव दो प्रकार हैं। इस नृत्य के समय रेशम का ब्लाउज पहन करके कमर पर पट्टा बांधते हैं तथा नीचे घेरदार हरे रंग का घाघरा कुमीन पहनते हैं। गुरु आमोबी सिंह, आतोम्बे सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना झवेरी, निर्मला मेहता आदि ने इस नृत्य को देश विदेश में प्रसिद्धि अर्थात उपलब्धि दिलाई है। मणिपुरी नृत्य के बारे में यहाँ बताया गया है कि मणिपुर की प्रजा हर उत्सव प्रसंग पर नृत्य करती है। मणिपुरी नृत्य शैली मुख्य रूप से श्री कृष्ण की
बाल लीला यानी उनकी बचपन में की गई लीला पर और रास लीला पर आधारित है। मणिपुरी नृत्य शैली के लास्य और तांडव 2 प्रकार हैं। इस नृत्य के समय रेशम का ब्लाउज पहन करके कमर पर पट्टा बांधते तथा नीचे घेरदार हरे रंग का घाघरा जिसे कुमीन कहते हैं वह पहनते हैं। गुरु आमोबी सिंह, आतोम्बे सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नया झवेरी, निर्मल मेहता आदि कई लोगों ने इस नृत्य को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई है, उपलब्धि दिलाई है। आगे पढ़ते हैं नाट्य कला, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय नाट्य कला की मुख्य विशेषता मनोरंजन के साथ संस्कार रही है। नाट्य का संचालन यानी उसको चलाने वाले सूत्रधार और मनोरंजन द्वारा आनंदित करने वाले विदूषक अर्थात विद्वान की जोड़ी ने भारतीय नाटकों को एक अलग पहचान दिलाई है। भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र इस कला क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है, प्रख्यात है। नाट्य लेखन और मंचन द्वारा रंगमंच पर दृश्य, श्रव्य एवं अभिनय अर्थात अनुकरण के त्रिवेणी संगम के साथ नाट्य कला सबको आनंदित करती है। यह आबाल वृद्ध का मनोरंजन और लोक शिक्षण करने वाले भारत की प्राचीन कला है। भरत मुनि इस कला में सभी कलाओं का समन्वय मानते हैं। ये नाट्य कला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जो नाट्य कला में न हो। भरत मुनि रचित प्रथम नाटक का कथानक देवासुर संग्राम था। संस्कृत साहित्य के महाकवि भास ने महाभारत आधारित कर्णभार, पुरुभंग और दूतवाक्यम जैसे नाटकों की विरासत अर्थात धरोहर हमें दी है। महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम तथा मालविकाग्निमित्रम नाटक सबसे अधिक प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके अलावा प्राचीन काल में नाट्य के क्षेत्र में कई नाट्यकार हुए। उन्होंने संस्कृत नाट्य कला को समृद्ध बनाया। नाट्य कला के बारे में यहाँ बताया गया है कि भारतीय नाट्य कला की मुख्य विशेषता यह है कि मनोरंजन के साथ साथ ये अच्छे ज्ञान भी देती है। नाटक का संचालन करने वाला सूत्रधार और मनोरंजित द्वारा आनंदित करने वाले विद्वान दोनों की जोड़ी ने भारतीय नाटकों को एक अलग पहचान दिलाई है। भरत मुनि द्वारा लिखे गए नाट्य शास्त्र इस कला क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। नाट्य लेखन यानी नाट्य लिखने वाले और मंचन द्वारा रंगमंच पर दृश्य दिखाना, बोलना जो सुन सके लोग, एवं अभिनय अर्थात अनुकरण के त्रिवेणी यानी तीनों के मेल के साथ नाट्य कला सबको आनंदित करती है, प्रसन्न करती है। यह आबाल वृद्ध का मनोरंजन और लोक शिक्षण यानी लोगों को शिक्षा देने वाली भारत की प्राचीन कला है, पुरानी कला है। भरत मुनि इस कला में सभी कलाओं का मेल मानते हैं कि इसमें सभी कलाएं आ जाती हैं। नाट्य कला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, कोई शिल्प नहीं है, कोई विद्या नहीं है, जो कोई कर्म नहीं है जिसमें नाट्य कला न हो। भरत मुनि के द्वारा लिखा गया प्रथम नाटक का कथानक देवासुर संग्राम था। संस्कृत साहित्य में महाकवि भास ने महाभारत पर आधारित कर्णभार, पुरुभंग और दूतवाक्यम जैसे नाटकों की विरासत यानी धरोहर हमें दी है। महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम तथा मालविकाग्निमित्रम नाटक सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इनकी रचनाएं हैं जो इनके अलावा पुराने समय में नाट्यकाल के क्षेत्र में नाट्यकार हुए जिन्होंने संस्कृत नाट्य कला को समृद्ध बनाया, मजबूत बनाया। आगे पढ़ेंगे। गुजरात की नाट्य कलाओं में जयशंकर सुंदरी का नाम सबसे ऊपर है। इनके उपरांत अमृत नायक, बापूलाल नायक, प्राण सुख नायक, दीना पाठक, जसवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, सरिता जोशी, दीपक घीवाला आदि का योगदान भी उल्लेखनीय है। देसी नाट्य समाज और अन्य नाट्य संस्थानों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। आगे बताया गया कि गुजरात की जो नाट्य कलाएं हैं उसमें जयशंकर सुंदरी का नाम सबसे ऊपर है यानी सर्वश्रेष्ठ है। इनके अलावा अमृत नायक, बापूलाल नायक, प्राण सुख, दीना पाठक,
जसवंत ठाकुर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी जैसे अनेक नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है। देसी नाट्य समाज और अन्य नाट्य संस्थानों का योगदान भी महत्वपूर्ण यानी खास रहा है। आगे है भवाई, इनके बारे में पढ़ते हैं। शास्त्रकारों ने भवाई को भाव प्रधान नाटक कहा है, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भवाई गुजरात की लगभग 700 वर्ष पुरानी विशिष्ट अर्थात खास प्रकार की नाट्य कला है, जिसे असाई ठाकर ने शुरू किया था। सस्ते खर्चे में यानी कम खर्चे में लोक शिक्षण के साथ, यानी इसके द्वारा लोगों को ज्ञान भी मिलता था और मनोरंजन करने वाली इस नाट्य कला को सोलंकी युग में प्रोत्साहन मिला, बढ़ावा मिला। ज़्यादातर पर्दे के बिना अभिनय किया जाने वाला नाटक हल्की फुल्की शैली में मनोरंजन और भूंगल वाद्य के साथ संगीत प्रधान नाटक और वेश, ये सब भवाई की विशेषता रही है। भवाई की विषय वस्तु में सामाजिक कुरीतियों के प्रतिकार यानी विरोध का भी समावेश होता है। गुजरात में कन्या शिक्षण, बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रमों के लिए रंगला रंगली जैसे पात्रों के साथ भवाई नाट्य प्रयोगों का आयोजन अर्थात समारोह होता है। भवाई करने वाला भवाया भूंगल वाद्य बजाकर माता जी की स्तुति अर्थात प्रार्थना करता है। यहाँ भवाई के बारे में बताया गया है कि शास्त्रकारों ने भवाई को भाव प्रधान नाटक कहा है। भवाई गुजरात की लगभग 700 साल पुरानी खास प्रकार की नाट्य कला है, जिसे असाई ठाकर ने आरंभ किया था। कम खर्चे में लोक शिक्षण के साथ मनोरंजन करने वाली, सबको आनंद देने वाली इस नाट्य कला को सोलंकी के समय में इसको बढ़ावा मिला था। ज़्यादातर पर्दे के बिना अभिनय किया जाने वाला यानी नाटक किए जाने वाला यह नाटक है। हल्की फुल्की शैली में मनोरंजन और भूंगल वाद्य के साथ संगीत प्रधान नाटक और वेश अर्थात रामदेव का वेश, झंडा झूलन का वेश, बेमेल जोड़ का वेश आदि, ये सब भवाई की खासियत रही है। भवाई की विषय वस्तु में सामाजिक कुरीतियों, जो समाज में फैली अनेक बुराइयां थी, उसका विरोध का भी समावेश होता था। गुजरात में कन्या के लिए शिक्षण, बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रमों के लिए रंगला रंगली जैसे पात्रों के साथ भवाई नाट्य प्रयोगों का समारोह होता है। भवाई करने वाला भवाया भूंगल वाद्य बजाकर माता जी की स्तुति अर्थात प्रार्थना करता है। आगे पढ़ेंगे गुजरात के लोक नृत्य, इसके बारे में पढ़ते हैं। गुजरात की लोकप्रिय प्रजा की विविध कौम यानी धर्म और जातियों में रूढ़ियों, रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। ऐसे नृत्य में आदिवासी लोक नृत्य, गरबा, रास तथा अन्य लोक नृत्य गिनाए जा सकते हैं। त्योहारों, विवाह प्रसंगों, मेला वगैरह के समय ऐसे नृत्य देखने को मिलते हैं। गुजरात के लोक नृत्य के बारे में बताया गया कि गुजरात की जो लोकप्रिय प्रजा है उसकी विविध कौम यानी धर्म और जातियों में रूढ़ी, रीति रिवाज यानी रीति रिवाज यानी नियम, परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। ऐसे नृत्य में आदिवासी लोक नृत्य, गरबा, रास और अन्य दूसरे लोक नृत्य गिनाए जा सकते हैं। ये त्यौहार, विवाह प्रसंग, मेला आदि के समय ऐसे नृत्य करते हैं और देखने को मिलेंगे। आगे है आदिवासी नृत्य, इसके बारे में पढ़ते हैं। गुजरात के आदिवासियों में होली और दूसरे त्योहारों, विवाह अवसरों, देवी देवताओं को खुश करने के लिए और मेले में नृत्य देखने को मिला है। ज़्यादातर नृत्य विद्या का स्वरूप में घूमते घूमते होता है। ढोल और रूढ़िगत यानी जो सदियों से चला आ रहा है, ऐसे मंजीरा, डप, तुरही, तंबूरा आदि वाद्य यंत्रों के साथ स्थानीय बोली में गाने के साथ यह नृत्य होता है। ऐसे नृत्यों में से चाडो नृत्य में मोर, गिलहरी, गौरैया जैसे पक्षियों की नकल होती है। डांग में भी ऐसा मालिनो, चाडो तथा ठाकरिया चाडो नृत्य देखने को मिलता है। जबकि भील और कोली जातियों में श्रमहारी टिप्पणी नृत्य में मोटी लकड़ी के नीचे लकड़ी का टुकड़ा जड़ करके जमीन के ऊपर टकरा कर ताल द्वारा समूह नृत्य किया जाता है।
आदिवासी नृत्य के बारे में यहाँ बताया गया कि गुजरात के जो आदिवासी होते हैं ये होली और दूसरे त्योहारों, शादी के मौक़ों पर देवी देवताओं को खुश करने के लिए और मेले में नृत्य करते हैं। ज़्यादातर इनका नृत्य जो होता है गोल गोल घूम कर होता है, गोल में घूम घूम कर करते हैं। ढोल और परंपरागत मंजीरा, डफ, तुरही, तंबूरा आदि वाद्य यंत्रों के साथ इनका स्थानीय बोली यानी भाषा में गाने के साथ साथ नृत्य होता है। ऐसे नृत्यों में से इनका चाडो नृत्य में मोर, गिलहरी, गौरैया जैसे अलग पक्षियों की नकल करते हैं। डांग में भी ऐसा मालिनो चाडो तथा ठाकरिया चाडो नृत्य देखने को मिलता है। जबकि भील जो होते हैं वो कोली जातियों के श्रमहारी यानी मेहनत करने वाले टिप्पणी नृत्य में मोटी लकड़ी के नीचे लकड़ी का टुकड़ा लगा करके जमीन के ऊपर टकरा कर ताल द्वारा यानी ताली बजाते समय समूह यानी एक साथ कई लोग मिलकर नृत्य करते हैं। आगे पढ़ेंगे गरबा। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। गरबा शब्द गर्भ दीप के ऊपर दीप प्रज्वलित करके रखना और फिर उसके चारों ओर या उसे सिर पर रखकर वृत्ताकार अर्थात गोल स्वरूप में नृत्य करना ही गरबा है। समग्र गुजरात राज्य में नवरात्रि अश्विनी सुदी 1 से अश्विनी सुदी 9, कहीं कहीं पर सुदी 10 या शरद पूनम दौरान गरबा खेला जाता है। आद्य शक्ति माँ जगदम्बा की पूजा और आराधना के इस पवित्र पर्व के अवसर पर गुजराती स्त्रियां माता जी का गरबा गाती हैं। सामान्य रूप से चौक या मैदान के बीच माता जी की मांडवी अर्थात बहुत सारे दिए रखने के लिए बनाई गई बड़ी डीवट जैसी रचना होती है। उसके चारों ओर वृत्ताकार में यानी गोल स्वरूप में तालियों के साथ ताल और ढोल के थाप पर गरबा गाया जाता है। सामान्य रूप से गरबा में गरबा गाने वाले ढोल की ताल पर गीत, स्वर और ताल लेकर 1 ताली, 2 ताली और 3 ताली तथा चुटकी बजाते हुए हाथ के हिलोरे के साथ गरबा गाते हैं। गुजरात में गरबा के उपरांत गाई जाने वाली गरबी का संबंध अधिकांशतः कृष्ण भक्ति के साथ है। गुजराती कवि दयाराम ने गोपी भाव में श्री कृष्ण प्रेम की रंग भरी गरबियों की रचना की है, जो आज भी गुजराती स्त्रियों के कंठ से गूंजता रहता है। गरबा के बारे में यहाँ बताया गया है कि गरबा शब्द जो है गर्भदीप के ऊपर दीप जला करके रखना और फिर उसके चारों ओर या उसे सिर पर रखकर गोल आकार में नृत्य करना ही गरबा है। पूरे गुजरात राज्य में नवरात्रि आश्विनी सुदी 1 से आश्विनी सुदी 9 और कहीं कहीं पर 10 या शरद पूनम के समय गरबा खेला जाता है। आद्य शक्ति माँ जगदम्बा की पूजा और उनकी आराधना के इस पवित्र अवसर पर गुजराती स्त्रियां माता जी की गरबा गाती हैं। सामान्य रूप से चौक या मैदान के बीच माता जी की मांडवी यानी बहुत सारे दिए रखने के लिए बनाई गई दीवट जैसी रचना करती हैं। उसके चारों तरफ गोल आकार में तालियों के ताल और ढोल के साथ थाप गरबा गाया जाता है। यहाँ बताया गया कि साधारण रूप में गरबा गाने वाला और गाने वाले ढोल के ताल पर गीत, स्वर और ताल लेकर 1 ताली, 2 ताली और 3 ताली तथा चुटकी बजाते हुए हाथ के हिलोरे यानी हाथ को हिलाते हुए उसके साथ गरबा गाते हैं। आगे बताया गया है कि गुजरात में गरबा के अलावा गाई जाने वाली गरबी का संबंध ज़्यादातर कृष्ण भक्ति के साथ है। गुजराती कवि दयाराम ने गोपी भाव से श्री कृष्ण प्रेम की रंग भरी गरबियों की रचना की है, जो आज भी गुजराती स्त्रियां गाती रहती हैं, उनके मुख से सुनने को मिलता है। आगे है रास अर्थात वृत्ताकार घूमते घूमते नृत्य के साथ गाना। यहाँ ऐसी कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने भक्त नरसिंह मेहता को रास लीला बताई थी। गुजरात में अधिकतर नवरात्रि तथा जन्माष्टमी जैसे त्योहारों में रास खेली जाती है। दांडिया रास यह रास का एक प्रकार है, परंतु गागर या हांडी लेकर रास की जाती है। वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव बढ़ने पर रास अधिक लोकप्रिय बनी। रास खेलने के लिए स्त्रियां कढ़ाई वाली चनिया चोली और पुरुष मिर्जई धोती जैसे परंपरागत पोशाक पहनते हैं। रास के बारे में यहाँ बताया गया है कि रास का मतलब होता है गोल गोल घूमते हुए नृत्य के साथ गाना गाना।
अपने यहाँ ऐसी कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने भक्त नरसिंह मेहता को रासलीला बताई थी। गुजरात में ज़्यादातर नवरात्रि तथा जन्माष्टमी जैसे त्योहारों में रास खेली जाती है। डांडिया रास यह रास का एक प्रकार है, लेकिन गागर या हांडी लेकर रास की जाती है। वैष्णव संप्रदाय का असर बढ़ने पर रास अधिक लोकप्रिय बना, यानी लोगों के बीच ज़्यादा फैला। रास खेलने के लिए स्त्रियां कढ़ाई वाली चनिया चोली और पुरुष मिर्जे यानी बंदरदार धोती जैसे परंपरागत पोशाक अर्थात वस्त्र पहनते हैं। आगे गुजरात के अन्य नृत्य। गुजरात के जो दूसरे अन्य नृत्य हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है गोप गूथन नृत्य। यह कैसा नृत्य है इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। गुजरात का यह नृत्य ढोल वगैरह संगीत के ताल पर होता है। पहले मंडप, खंबे या वृक्ष के साथ डोरी बांधी जाती है। फिर नीचे समूह में खड़े नाचने वाले लोग उस डोरी के किनारे को पकड़कर एक हाथ में किनारा और दूसरे हाथ में डांडिया बेल के आकार में एक अंदर और एक बाहर इस तरह गोल घूमते हुए गूंथने की क्रिया करते हैं और छोड़ते हैं। गोप गूथन नृत्य के बारे में यहाँ बताया गया है कि गुजरात का यह नृत्य ढोल आदि संगीत के ताल पर होता है। इसमें मंडप या खंबे या वृक्ष के साथ डोरी बांधी जाती है। फिर नीचे खड़े जो लोग होते हैं नाचने वाले, वो लोग डोरी का किनारा पकड़ करके एक हाथ में किनारा और दूसरे हाथ में डांडिया लेकर बेल के आकार में एक अंदर और एक बाहर इस तरह गोल गोल घूमते हुए गूंथने की क्रिया करते हैं और उसे छोड़ते हैं। दूसरा है सीढ़ियों का धमाल नृत्य। यह क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। सीधी यानी हबशी लोग मूल अफ्रीका के निवासी हैं, यानी अफ्रीका के रहने वाले लोग हैं जो गिर के मध्य वर्तमान समय में जाम्बुर में रहते हैं। मसीरा अर्थात नारियल के छिलके में कौड़ियाँ भरकर उसके ऊपर कपड़ा बांधना को तालबद्ध खड़खड़ाते हुए मोर पंख और छोटी छोटी ढोल के साथ गाते हुए वृत्ताकार यानी गोल गोल घूमकर किया जाने वाला यह नृत्य है। सीधे लोग आरोह अवरोह के साथ हो करते हुए यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य में होने वाली आवाज़ से पहाड़ों एवं जंगलों में प्रतिध्वनि यानी आवाज़ उत्पन्न होने लगती है। पशु पक्षियों की आवाज़ की नकल करते हुए समूह में नृत्य करते हैं। सीढ़ियों का धमाल नृत्य के बारे में यह बताया गया कि ये लोग जो नृत्य करते हैं यह अफ्रीका के मूल निवासी हैं। इनको हबशी के नाम से भी जाना जाता है, जो अभी के समय गिर के जाम्बुर में रहते हैं। मसीरा मतलब होता है कि नारियल के छिलके में कौड़ियाँ भरकर उसके ऊपर कपड़ा बांधना, उसको लेकर तालबद्ध खड़खड़ाते हुए मोर पंख और छोटी छोटी ढोल के साथ गाते हुए गोल गोल घूमकर किए जाने वाला यह नृत्य है, नाच है। सीधे लोग आरोह अवरोह के साथ हो करते हुए ये नाच करते हैं। इस नृत्य में होने वाली आवाज़ से पहाड़ों एवं जंगलों में ध्वनि फैल जाती है, आवाज़ होती है। पशु पक्षी की आवाज़ की नकल करते हुए एक समूह में कई लोग नृत्य करते हैं। आगे पढ़ेंगे। तीसरा है मोरायो नृत्य, पढ़ार नृत्य तथा कोलियों और मेर का नृत्य। इसके बारे में पढ़ेंगे। बनासकांठा के वाव क्षेत्र में सरखड़ जैसी ऊंची घास में से तोरण जैसे झुमके का मेरायो गूंथ कर ढोल की आवाज़ के साथ तलवार के दांव पेच जैसा नृत्य मेरायो नृत्य के नाम से जाना जाता है। सुरेंद्रनगर वगैरह क्षेत्र में पढ़ार जाति के लोगों द्वारा होने वाला पढ़ार नृत्य में डांडिया या मंजीरा के साथ लय अर्थात सुर और ताल के साथ शरीर को जमीन के नज़दीक लाकर बैठना होता है। यह नृत्य सागर की लहरों या उन लहरों पर हिलोर लेते जहाज जैसा दृश्य खड़ा करता है। मोरायो नृत्य और पढ़ार नृत्य के बारे में यहाँ बताया गया है कि बनासकांठा के वाव क्षेत्र में सरखड़ जैसी ऊंची घास में से तोरण जैसे झुमके का मेरायो गूंथ कर ढोल की आवाज़ों के साथ तलवार की दांव पेच जैसा नृत्य मेरायो नृत्य के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है पढ़ार जाति के लोग जो नृत्य करते हैं। सुरेंद्रनगर और दूसरे क्षेत्र में पढ़ार जाति के लोग जो होते हैं उनके द्वारा होने वाले पढ़ार नृत्य में डांडिया या मंजीरा के साथ सुर और ताल के साथ शरीर को जमीन के पास लाकर बैठते हैं। यह नृत्य सागर की लहरों जैसे सागर में लहर उठती है और हिलोर मारती है जहाज,
ऐसा दृश्य खड़ा करता है, इनके नृत्य में दिखाई देता है। आगे है सौराष्ट्र के कोलियों के कोली नृत्य में वे सिर पर गोल घुमावदार पगड़ी पहनते हैं, जिसके छोर यानी किनारे पर छोटे छोटे गोल दर्पण से भरे हरे पट्टे से बांधते हैं। कमर में रंगीन कमरबंद पहनकर नृत्य करते हैं। इस तरह सौराष्ट्र के मेर तथा भरवाड़, जिनको गरड़िया कहते हैं, उन जाति के नृत्य भी प्रसिद्ध है। यहाँ कह रहे हैं कि सौराष्ट्र के जो कोली होते हैं उनके नृत्य में वे सिर पर गोल घुमावदार पगड़ी पहनते हैं, जिसके किनारे पर छोटे छोटे शीशे से भरे हरे पट्टे बांधते हैं। कमर में रंगीन कमरबंद पहनकर ये नाच करते हैं, नृत्य करते हैं। इस तरह सौराष्ट्र के मेर तथा भरवाड़, जो गड़ेरिया के नाम से जाने जाते हैं, उनके नृत्य भी प्रसिद्ध है, प्रख्यात हैं। आगे पढ़ेंगे। इस प्रकरण में हमने देखा कि पहले की गई चर्चा अनुसार भारत की संस्कृति सर्वव्यापक और समावेशी है। प्राचीन काल से लेकर सांप्रत समय तक विविध जातियों का आगमन और परिवर्तन के अनुसार हस्तकला, गृह कारीगरी और चित्रकला तथा नृत्य सहित विविध ललित कलाएं विकसित हुई हैं, जो भारत के वैविध्यपूर्ण विरासत का दर्शन कराती हैं और विश्व में भारत की अमिट छाप छोड़ती है। यहाँ करें कि इस पाठ में हमने देखा कि पहले की गई चर्चा के अनुसार भारत की जो हमारी संस्कृति है चारों तरफ फैली हुई है, उसमें सभी का समावेश है, सब कुछ दिखाई देता है। पुराने समय से लेकर अभी तक के समय में अलग अलग जातियों का आगमन हुआ है और उसमें परिवर्तन बदलाव के अनुसार हस्तकला, गृह कारीगरी और चित्रकला तथा नृत्य कला सहित अलग अलग ललित कलाएं प्रगति की हैं, उसमें वृद्धि हुई है, जो भारत के अनेकता के धरोहर को दर्शाती है और पूरे विश्व में भारत की न मिटने वाली ऐसी पहचान छोड़ती है, छाप छोड़ती है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।